हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार मनोज ऑफिशियल में। मैं पहले भी कहा था, मैं फिर से कहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है अगर आप मेहनत करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं। श्यामलाल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट करी हुई है। डॉक्टर मुकेश कुमार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो मुकेश जी, आप ये बताइए, जो भी आपने अपने लाइफ में अचीवमेंट पाया हुआ है, जो भी आपने सक्सेस पाई हुई है, मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफ का जो भी जर्नी है मेरे जो ऑडियंस है उनको बताएं, ताकि उनको देखने के बाद उनको भी लगे कि अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल किया हुआ है, और रिसेंटली अभी आप प्रोफेसर भी हैं। तो आप अपने लाइफ के बारे में बताइए। तो जैसा कि अभी आपने बताया, मैं अभी श्यामलाल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ जी। और ये जो मेरी टीचिंग की जो जर्नी है 2017 से शुरू हुई है जी। लेकिन उससे पहले जी। मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक छोटे से गांव, महोबा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं पढ़कर आया हूँ जी। 10th तक मैंने वहीं पर ही पढ़ाई की थी। उसके बाद जो हमारे जो फैमिली होती है, और या सभी के फैमिली पेरेंट जो होते हैं, उनका एक सपना होता है कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छा एजुकेशन ले और अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा इंसान बने। तो वही मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने भी वही सोचा, और मैं 2007 में दिल्ली आया जी। और मैंने यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी 11वीं और 12वीं में। साथ ही मैं ट्यूशन भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि आप देखोगे शहर में उस टाइम पे, आज भी महंगा है लेकिन उस टाइम पे इतना था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने ये देखा कि ट्यूशन भी साथ में पढ़ना है तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा जाए। अच्छा मुकेश जी, अभी आपने बताया कि अब जब शहर आया तो आपने 11th 12th करा, तो जो आपने पहले से 10th अपने गांव में करी थी? नहीं, कुछ टाइम तक मैं दिल्ली में भी पढ़ा जी। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मेरे जो मम्मी पापा हैं, सब लोग, हम सभी लोग गांव में शिफ्ट हो गए, जिसमें जहाँ से मैं 7 से लेके 10 तक में पढ़ा गांव में। जी। जी। लेकिन एक बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक पढ़ाई के लिए, एक बहुत सुविधाएं चाहिए होती हैं जी। जो शायद वहाँ पे नहीं थी। जी, क्योंकि गांव में वो वैसा माहौल, वैसा इन्वायरमेंट और उस तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं मिल पाती, तो इस वजह से आपके मम्मी पापा ने आपको गांव से शहर लेकर आए ताकि आप अपना एजुकेशन अच्छे से कर लें। हाँ, तो उसके बाद भी 12th के बाद क्या किया जाए, ये मेरे दिमाग में सवाल। मैंने कुछ लोगों से बात करी, इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। जी। किसी ने मुझे बोला इंजीनियरिंग बहुत अच्छा होता है। अच्छा। किसी ने बोला आप कॉमर्स पढ़ो, बहुत अच्छा होता है। किसी ने डॉक्टर के लिए सजेस्ट किया। तो मेरा था कि क्योंकि मैंने साइंस ही लिया हुआ था तो कॉमर्स में तो मैं नहीं जा सकता था, लेकिन साइंस या आगे की जो एजुकेशन है वो मैं आर्ट्स में या साइंस में कर सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है, बहुत से बच्चों के प्रॉब्लम है, जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, तो एक्चुअली क्या है, उनके पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो अपने बच्चों को ना उस तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरे बच्चे स्टेप बाय स्टेप क्या करें। लेकिन जो आज की जनरेशन है, आजकल बच्चे जैसे 12th पास करते हैं तो उनके जीवन का टारगेट ना उनको पता होता है, अपने फिक्स कर लेते हैं कि मुझे अपने लाइफ में ये करना है, जो कि पहले ये सब चीजें उस तरीके से कोई प्लान नहीं कर पाता था। जी। तो साथ में मैंने ट्यूशन जब पढ़ाने के साथ साथ मैंने देखा अपने आप को। तो हुआ ये कि जब मैं 11th और 12th में पढ़ रहा था तो साथ साथ मैं छोटे बच्चों के ट्यूशन भी पढ़ाता था। अच्छा, एजुकेशन के साथ साथ आप बच्चों को पढ़ा भी रहे थे? लेकिन एक हम लोग एक रूम में रहते थे, तो क्या था कि एक बैच बना के नहीं पढ़ा सकते थे। तो मुझे एक होम ट्यूशन के बारे में किसी ने बताया कि आप किसी के घर जाके आप उनके बच्चे को पढ़ाइए, तो उसमें आपको अपना स्पेस नहीं देना है और आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है उसमें। तो मैं जब वो पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ये समझ आया अपने आप में कि मैं मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। जी। जी। तो मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया ARSG कॉलेज DU से ही 2010 से लेके 2013 वाले बैच में। जी। वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और वहाँ से जो मेरे टीचर रहे हैं वो उन्होंने मेरे को आगे की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा गाइड किया। अच्छा, वहाँ पे आपके जो भी मेंटोर थे, हाँ, जो भी आपके कलीग लोग थे, तो उन्होंने आपको गाइड किया कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा। तो मुझे पहले से ही तय हो गया था जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया कि मुझे टीचर ही बनना है। अच्छा। अब टीचर हम 2 तरीके से बन सकते हैं, एक
ग्रेजुएशन के बाद बीएड और एमएड करके स्कूल टीचिंग में जाया जाए जी। या फिर एमफिल पीएचडी करके कॉलेज के प्रोफेसर में लगा जाए। मैंने जब थोड़ा और इसके बारे में पढ़ा और साथ में मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया था, तो मैंने और जब इसके बारे में जानकारी ली तो मैंने देखा कि एमएससी के बाद भी मुझे बीएड करना पड़ेगा और एमएड करना पड़ेगा, जिसमें एक एक दो साल और जाएगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि फैमिली की परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे जॉब भी करना था, क्योंकि सिर्फ ट्यूशन से कुछ नहीं हो जी सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आजकल कोई भी बच्चा जब भी मिडिल क्लास से निकल के जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो एजुकेशन के साथ साथ उसको कुछ काम भी करना पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है, क्योंकि अपने फैमिली का वर्डन भी होता है, अपने फैमिली का मदद भी करना पड़ता है। तो एमएससी के तुरंत बाद जी जब मुझे ये समझ आया कि मुझे प्रोफेसरशिप में ही जाना है, ये मैंने तय किया। यहाँ से दो रास्ते थे, एक स्कूल टीचिंग में, एक प्रोफेसर के लिए। तो मैंने अपना प्रोफेसरशिप चुना। इसके लिए मैंने और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की और कैसे इसके लिए आगे पढ़ा जाए ये मैंने देखा। साथ में मैं जॉब भी ढूंढ रहा था कि एक जॉब भी मिल जाए, लेकिन ऐसी जॉब जिससे मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट ना आए। अच्छा, मतलब आपको ऐसे जॉब चाहिए था जहां आपकी पढ़ाई यूज हो। हाँ, क्योंकि आज जो आपका माइंड सेट था आपको टीचर बनना, बिल्कुल, तो आप ये नहीं चाहते थे कि मैं जहाँ पे जॉब करूँ अब मेरा पढ़ाई वेस्ट जाए। बिल्कुल जी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही ढूंढ रहा था जॉब, तो मैंने देखा कि एनसीईआरटी दिल्ली में एक पोजीशन आई हुई है असिस्टेंट की। जी। वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया, वॉक इन इंटरव्यू था, तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया। बहुत सारे लोग थे और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो मैं एक सर का एक असिस्टेंट बना वहाँ पे। जी। वो जो सर थे प्रोफेसर टीपी शर्मा सर जी, उन्होंने मेरे को आगे बहुत अच्छा गाइड किया, लाइफ में बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे को समझाया कि किस तरीके से आप प्रोफेसर के लिए जा सकते हो, जिसमें नेट की तैयारी करनी होती है और पीएचडी भी करनी होती है। तो मैंने नेट की तैयारी वहीं रह के की, वहीं काम करके, उनके साथ काम करके। अच्छा, और जब आप जॉब कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे साथ? बिल्कुल, मैं पढ़ा भी रहा था। उस समय आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे? ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। अच्छा, तीनों काम आप साथ में कर रहे थे? साथ में कर रहा था। जॉब भी कर रहे थे, ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे और अपना जो आपका गोल्स था उसके लिए स्टडी भी कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं तैयारी अपनी कर रहा था जी। क्योंकि अगर हम बस से जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसी पैसों से एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। जिससे क्यों खरीदी? एक बाइक तो हम शौक के लिए खरीद सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, मैंने अपने लिए ज़रूरत के लिए भी खरीदी, क्योंकि मैं ट्यूशन टाइम पे पहुंच सकता था जी। और क्योंकि अगर मैं बस से जाऊंगा तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। वो टाइम सेव करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा सकूं या जल्दी घर पहुंच के थोड़ा रेस्ट करके अपने लिए मैं पढ़ सकूं। मतलब आप अपने टाइम को बचाना चाह रहे थे, मतलब इसलिए आपने बाइक को खरीदा। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना, काम करें ना करें उनके लिए मतलब बाइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगी, जिंदगी में पहले आप सक्सेस हो जाइए, कामयाब हो जाइए, उसके बाद बाइक क्या 4 व्हीलर भी ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने 2016 में मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया और जो मेरे मेंटर थे वो बहुत खुश हुए। अच्छा मुकेश जी, जो आपने नेट क्वालिफाई किया पहले अटेम्प्ट में किया? नहीं, 2 या 3 मेरे को अटेम्प्ट लगे जी। क्योंकि पहले मैंने जब अटेम्प्ट पहला दिया तो मैं एमएससी में ही था। अच्छा। तो एमएससी में अपने कॉलेज का भी पढ़ना। तो एमएससी में क्या होता है कि एक तो एमएससी का खुद का बहुत सारा पढ़ाई है जी, और साथ में तैयारी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मेरा उस टाइम पे नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैंने जॉब के साथ तैयारी किया तब मेरा, अगर हाँ ये कह सकते हैं कि एमएससी के बाद मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया था जी। तो वो मैंने, जब मेरा क्वालिफिकेशन हो गया कंप्लीट कि अब मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ जी, तब मैंने इंटरव्यू देने शुरू किए। तो इंटरव्यू क्या होता है, जब मेरा जो नेट का एग्ज़ाम है वो 2 बार होता है साल में, एक जून में एक दिसंबर में जी। तो मेरा जून वाला जो सिलेक्शन हुआ था तो उसका रिजल्ट जो अक्टूबर नवंबर में आता है जी। तो दिसंबर में कुछ 1-2 कॉलेज में पोजीशन आती हैं, तो वो मैंने इंटरव्यू दिए जिसमें नहीं हुआ। लेकिन जो जुलाई वाला जो सेशन होता है उसमें ज़्यादा पोजीशन आती हैं, ज़्यादा कॉलेजेस में। वहाँ पे जब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया, 8 से 10 कॉलेज में दिया, लेकिन मेरा कहीं पे भी नहीं हुआ। निराशा बहुत हुई कि ये किस प्रोफेशन में आ रहा हूँ। नहीं, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, आपने 8-10 कॉलेज में इंटरव्यू दिया, आपका जॉब नहीं हुआ, तो उस समय आपको कोई ऐसा, आपके जो मेंटोर थे या कोई आपके फ्रेंड, उस समय किसी ने आपको सपोर्ट किया कि आप करो, हो जाएगा? तो
हमारी लाइफ में जी ऐसा दोस्त या ऐसा कोई इंसान जरूर होता है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, जी बिल्कुल। और वो बिना कोई जज किए आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन सपोर्ट जरूर कर जी सकता है। कुछ पल के लिए आपके ना जो परेशानी है बिल्कुल बिल्कुल दूर जरूर कर देता है। बिल्कुल क्योंकि जब आदमी बहुत डिमोटिवेट हो जाता है तो उस समय हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें उस परिस्थिति से निकालते हैं कि कोई बात नहीं, तू कर, तू फिर से कर सकता है, तेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो उस समय आपके साथ कोई ऐसे दोस्त वगैरह थे जो जिन्होंने आपको गाइड किया कि कोई बात नहीं मुकेश जी आप कर सकते हैं? वैसे तो मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं जी लेकिन किसी एक का नाम अगर लेना हो तो मोहन एक मेरा दोस्त है जी जो पहली क्लास से मेरा दोस्त है और आज तक हम लोग दोस्त हैं। जी तो उसके लिए जब मैं सबसे ज़्यादा परेशान था तो मैंने उससे बात करी। जी एक टाइम पे ऐसा था कि जो नेट के लिए मुझे तैयारी करने के लिए कुछ मटेरियल या कुछ कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी, जी उसको देने के लिए एक कुछ, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट है तो एक पैसा देना है, बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसे भी मेरे पास देने के लिए नहीं थे। तब मोहन ने अपने पैसे मेरे को दिए क्योंकि मोहन उस टाइम पे जॉब करता था, अच्छा और इस इरादे से दिए कि ये शायद वापस भी ना करे। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा मुसीबत में उसने मेरे को साथ दिया था, तो मुझे लगता है कि वो पैसे वापस देने चाहिए थे। तो मैंने ज़्यादा टाइम लिया लेकिन मैंने दिए उसके पैसे वापस। तो उसके बाद फिर से अपने इंटरव्यू उसके बाद भी अपने कंटिन्यू रखा? बिल्कुल मैंने, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और आप लगे रहोगे तो जरूर मिलेगी वो। एक शाहरुख खान साहब के डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात मिलाने में शामिल हो जाती है। बिल्कुल जी तो वही था, क्योंकि मैंने अपना बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता चुन लिया था कि अब मैं प्रोफेसर ही बनूंगा। जी तो मेरा था कि इंटरव्यू कितने भी देने पड़े, मैं हर इंटरव्यू में जाऊंगा। जी और तैयारी मेरी कैसे हुई इंटरव्यू की, मैं जिस इंटरव्यू में जाता था उन्होंने मेरे से जो भी सवाल पूछे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता था, मैं घर आके उनके सवाल जरूर ढूंढता था और मैं उसकी तैयारी करता था और अच्छे से, जी जिससे मुझे अगले इंटरव्यू में मैं और अच्छा कर पाया। और एक दिन ऐसा आया कि 3 अगस्त 2017 को मैंने शिवाजी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। ये एक मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था। जी उसके बाद भी मैंने फिर, क्योंकि अब आगे हमें फ्यूचर में आगे सक्सेस और होना है तो इसके लिए पीएचडी भी करनी होती है। अच्छा, तो जब आप प्रोफेसर लगे उसके साथ आप पीएचडी भी कर रहे थे? तो जैसे ही मैं प्रोफेसर में लगा जी तो मैंने कुछ टाइम बाद ही मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया और मैं पढ़ा भी रहा था कॉलेज में, शिवाजी कॉलेज में, और मैं पीएचडी भी कर रहा था। और मैंने देखा कि जो मेरे शिवाजी कॉलेज की जो फैकल्टी हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे प्रिंसिपल मैडम, उस टाइम पे मैडम हुआ करती थी जी अब तो एक सर है, तो मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम, क्योंकि वो जो भी आगे पढ़ना चाहता है वो उनको बहुत सपोर्ट करती थी। जी तो उन्होंने मेरे को कुछ बोला कि अगर तुम एग्ज़ाम में छुट्टी लेना चाहते हो आप ले लो, क्योंकि क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे नहीं, छुट्टी ज़्यादा लेंगे तो पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिलेबस कैसे ख़त्म होगा जी बिल्कुल बच्चों का। तो लेकिन मैडम ने मेरे को बोला कि तुम छुट्टी लेना चाहते हो आप छुट्टी ले लो, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो आप प्रॉमिस करो कि आप एक्स्ट्रा क्लास लेके बच्चों का सिलेबस खत्म कराओगे। मतलब उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट करा बहुत कि support आपको किया। छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ले लीजिए, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो अपना सिलेबस एक्स्ट्रा क्लासेस देके कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि आजकल बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं आपकी जिंदगी में जो आपके हर एक मोमेंट पे सपोर्ट करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, लेकिन 100 में से ऐसे 5 या 10% ऐसे लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। और वो जब आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते भी हैं तो उनको खुशी भी होती है कि मेरे साथ जो बच्चा था आज इस मुकाम पर है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मैडम थे बहुत खुश होती होंगी आपको इस मुकाम पर देखकर। वो मैम जो है अब रिटायर हो गई है, प्रिंसिपल मैडम, लेकिन वो जब भी किसी फंक्शन में मिलती हैं जी कॉलेज के किसी फंक्शन में जी वो उनको मेरा नाम अब तक याद है और मैं भी उनको बहुत याद करता हूँ और रिगार्ड है बहुत ज़्यादा जी, क्योंकि उन्होंने मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ जी। कहीं ना कहीं उनका योगदान आपके लाइफ में है। बिल्कुल है। और मेरे जो डिपार्टमेंट के जो कलीग थे उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया कि तुम पढ़ लो, पीएचडी का भी काम करो, टीचिंग करो, पढ़ने का काम भी करो। तो उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। फिर क्योंकि मैं ना शिवाजी कॉलेज में जो है
जो पोजीशन है वो एडहॉक पोजीशन होती जी। है, होती थी मतलब उस टाइम पे, और वो परमानेंट पोजीशन नहीं है। अच्छा, जब आप कॉलेज में लगे थे प्रोफेसर, तब आपकी जॉब परमानेंट नहीं थी? मैं शिवाजी कॉलेज में जब लगा था तो मैं जी। परमानेंट नहीं लगा था। अच्छा, उसे एडहॉक बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलते हैं। गेस्ट टीचर बोल सकते हैं? नहीं, गेस्ट टीचर में क्या वो होता अलग होते हैं। है, गेस्ट टीचर में क्या होता है, लेक्चर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जितने लेक्चर आपने पढ़ाए। यहाँ पे मैं फुल टाइम प्रोफेसर था। अच्छा, फुल टाइम प्रोफेसर थे, बस सिक्योर नहीं था, जॉब बस- सिक्योर नहीं था, लेकिन साथ में जो सैलरी है वो अच्छी सैलरी जो परमानेंट को मिलती है वही सैलरी मिलती थी। तो आपकी पहली सैलरी क्या आई थी जब आप प्रोफेसर बने थे? जब देखो पहली सैलरी जब मैं असिस्टेंट लगा था जी। वो 14,000 थी। अच्छा, जो आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे? वो प्राइवेट जॉब नहीं थी, लेकिन असिस्टेंट था मैं एक सर का, तो जी। उसके लिए कुछ अमाउंट मिलता था एक साल के लिए पर महीने 14,000 रुपये। जी और जब मैं प्रोफेसर बना पहली सैलरी मेरी 62,000 रुपये, जी। लगभग 4 गुना। ये थी 6 पे कमीशन के हिसाब से। फिर सैलरी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ाई और अब तो बहुत अच्छी सैलरी है, मतलब अभी भी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पहले इसके मुकाबले बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। तो जो दूसरा जो टर्निंग पॉइंट है वो है जब 2022 में परमानेंट की इंटरव्यू शुरू हुए, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि एडहॉक पे नहीं, आप परमानेंट पोजीशन पे आप काम करवाइए। जी। उसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास काम करने के लिए और इच्छा होती है, मोटिवेशन मिलता है कि अब हम परमानेंट जी। है तो कॉलेज के लिए हम और ज़्यादा काम कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। एडहॉक में क्या रहता है कि हमें एक काम मिला कॉलेज की तरफ से, हमने वो कर दिया। कहीं ना कहीं मन में डर रहता डर है रहता है। क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं होता। बिल्कुल। तो आप अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाते हैं, आप हाँ। बोलते हैं कि चलो ठीक है। बिल्कुल, एफर्ट तो उसमें भी लगाते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक थोड़ा सा- मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं मन में ना एक दुविधा रहती है, दुविधा। थोड़ा सा ना जॉब को लेके ना आदमी सिक्योर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वही होता था मेरे साथ। लेकिन मेरे जो डिपार्टमेंट, मेरा जो कॉलेज था शिवाजी कॉलेज, कभी फील नहीं होने दिया कि तुम एडहॉक हो, तुम परमानेंट नहीं हो। हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया। मैं वहाँ पे बहुत, जब मैं लगा था तो मैं बहुत यंग था, जी। सबसे यंग मैं ही था। आप कौन से एज में प्रोफेसर बने थे? मैं लगभग 24 से 24 साल का रहूँगा मैं, जी। जब मैंने शिवाजी कॉलेज में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैं सबसे छोटा था, तो मुझे कोई छोटा भाई, कोई दोस्त ऐसे मुझे ट्रीट करते मतलब आपके जो भी कॉलेज के कलीग्स थे, मतलब आपके साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप? बिल्कुल, हमेशा और आज भी है। और आज भी है? आज भी मेरे को जब भी मौका मिलता है तो मैं शिवाजी कॉलेज जाता हूँ और उन लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ। जी। तो आज भी मैं उनसे मिलता हूँ और वो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप सभी के साथ। परमानेंट कब हुए थे आप? परमानेंट जब 2022 में जब इंटरव्यू शुरू हुए जी। तो बहुत सारे इंटरव्यू दिए। फिर से एक छोटा सा डीमोटिवेशन वाला पॉइंट आया कि मतलब एडहॉक ही रह जाएंगे क्या, या गेस्ट ही रह जाएंगे क्या, परमानेंट कभी नहीं होंगे क्या। लेकिन हमेशा मुझे मेरे दोस्त, मेरे जो कलीग हैं, हमेशा सपोर्ट करते रहे कि नहीं नहीं तुम तैयारी करो, इंटरव्यू दो और हो जाएगा। हो जाएगा। फिर 2023 में मार्च जो मेरा महीना है, ये सबसे मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मंथ था वो। आपकी लाइफ चेंजिंग मंथ? बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मंथ है। उसमें कैसे 2 चीज़ें हुई। एक तो मैंने पीएचडी उसी महीने में कंप्लीट करी, सबमिट कर दी अपनी। एक फाइनल वाइवा होता है, वो कुछ टाइम बाद हो जाता है। जी। और दूसरा मैं परमानेंट भी उसी महीने में हुआ, 2023 में मार्च में, जी। श्यामलाल कॉलेज में, जो कि आज मैं वहीं पर ही हूँ। श्यामलाल कॉलेज में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जी। हाँ तो ये रहा आपका जर्नी। बिल्कुल। मैं एक मुकेश जी, अब ये बताइए, जो भी मेरे ऑडियंस हैं, जो भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए 2 शब्द कहें, उनको थोड़ा गाइड करिए कि वो अपने लाइफ में वो कैसे सक्सेस पा सकते हैं। देखो पहले तो एक सही रास्ता चुनिए। किसी भी रास्ते में आप जाना चाहते हैं, सही रास्ता चुनिए। आप प्रोफेसर में जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्रोफेसर नहीं बने कॉलेज में तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं। आप स्कूल टीचिंग में भी जा सकते हैं, उसके लिए एक अलग रास्ता है। दोनों रास्ते लगभग बराबर हैं जी। लेकिन सही रास्ता आपके लिए क्या है, आपको चुनना है। आप लेकिन सच्चे मन से लगे रहेंगे तो आप जरूर बन जाएंगे। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, कभी जिंदगी में ऐसा फेस आया कि आपको लगा कि नहीं यार पढ़ाई नहीं करना चाहिए, कुछ और करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा फेस आया जब हम दूसरों को देखते हैं जी। कि एक ऐसी एज आती है जब हमें लगता है कि
ये ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और हमारे पास नहीं, नहीं। या कम है, हमें वही करना चाहिए जो ये कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि वो जो हमारे सामने हैं वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, हम अभी पढ़ ही रहे हैं और कितना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा डिमोटिवेशन होता है कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ा नहीं लेकिन हमसे ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत है। वो पढ़ नहीं पाया लेकिन उसने किसी और स्किल में अपने आप को डेवलप किया और वो कर पाया। और मुझे लगता है कि हमें दूसरों का सिर्फ देख के भेड़ चाल से नहीं चलना चाहिए, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी मेरे ऑडियंस है मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब आप अपने आप से मोटिवेट नहीं हो सकते तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी एबिलिटी सिर्फ आपको पता है और कोई नहीं जान सकता। तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसको जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, फेलियर सबके जिंदगी में आता है। और आपके सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल डॉक्टर मुकेश कुमार यहाँ पर हैं, तो आप ये बताइए जब भी आपको फेलियर से डर नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक्चुअली होता ये है ना, जो जिस फैमिली से हम लोग आते हैं कि सपोज मान लीजिए कि मुझे ये काम करना है, अब मैं उस पर लगा हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो लोगों के ताने, मम्मी पापा को ताने मिलता है कि तेरा बेटा तो बोलता था ये करूंगा वो नहीं करूंगा, आज किसी मुकाम पे नहीं है। तो ये चीज आपको डराती नहीं थी कि अगर आप प्रोफेसर नहीं बने तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको आपके फैमिली के अलावा पड़ोसी या कोई आपके रिश्तेदार जरूर ऐसा बोलते हैं कि अब आप क्या करोगे। फैमिली भी उस मोड़ पे कभी कभी बोल देती है, लेकिन उससे ज़्यादा तभी बोल पाते हैं जब बाहर के लोग ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे तो बाहर आपके लोग क्या पूछते हैं क्या बोलते हैं, मुझे लगता है इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे पॉइंट भी आए, कई बार लाइफ में आए, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया कि छोड़ो उनको और तुम जो करना चाहते हो तो कुछ अच्छा ही करोगे। और मुझे लगता है अगर तुमने टीचर ही सोचा है तो ये बहुत अच्छी प्रोफेशन भी है, तो आप इसमें आगे बढ़ो। तो उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि जैसे कि मेरे ऊपर कुछ आ रहा है मुसीबत, तो उन्होंने अपने ऊपर ली कि नहीं हम कर लेंगे, तुम आगे बढ़ो। अच्छा मुकेश जी, आप इस मुकाम पे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी जिंदगी में जिनके योगदान है? मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से उनको आप धन्यवाद दें। तो सबसे पहले तो हमारे मम्मी पापा हैं जिनको मैं धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया जी। उसके अलावा हमारे दोस्त जी, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं जी तो हमें नहीं पता हम किस फैमिली में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान ने तय किया, लेकिन दोस्त हम खुद तय करते हैं। तो ऐसे दोस्त हम चुने जो हमें सपोर्ट करें, हमारी गलतियों को बताएं और हमें उसको ठीक करें जी, ना कि हमारी गलतियों में भागीदार बने और ज़्यादा गलत करें। ऐसे दोस्तों को हम ना बनाएं। तो ऐसे करने से हम भी और हमारे दोस्त भी दोनों हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा मुकेश जी बताइए, क्या कभी पढ़ाई के लिए सही माहौल ना मिलने का संघर्ष करना पड़ा आपको? हाँ, जैसे मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगा जी, क्योंकि मैं गांव में पढ़ रहा था उस टाइम पे जी, और उनको ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे सही माहौल नहीं है, सही सुविधा नहीं है। इस वजह से वो मुझे दिल्ली लेकर आए जी। वो भी गांव में रहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए वो आए और यहाँ पे काम किया और मुझे यहाँ पे पढ़ाया। तो शायद हाँ कि उनको मेरे से ज़्यादा उनको लगा कि ऐसी कोई असुविधा है वहाँ पे। क्योंकि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि मैं तकलीफ ले लूं, मैं दुख करूं, लेकिन जो मेरे बच्चा है अगर वो कुछ करना चाहता है तो हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ अच्छा करे, अपने जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करे। अच्छा मुकेश जी बताइए, अपने आप पे विश्वास बनाए रखने के लिए आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, आप अपने आप को इतने मोटिवेट कैसे रख सकते थे? दूसरा एक तो ये है जी, अगर हमें कुछ बनना है जी तो हमारा जो है ना एम या टारगेट बिल्कुल वही रहना चाहिए। बिल्कुल अगल बगल समझ में नहीं देखना है। बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं, बहुत सारे डीमोटिवेशन आते हैं। कुछ वीडियोस में देखता था, लेकिन जो मोटिवेशन है ना वो एक चिंगारी की तरह होती है, लेकिन उसको आग बनाना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कोई वीडियो देखी, हम तुरंत डीमोटिवेट हो गए
कुछ टाइम पढ़ा और हम फिर छोड़ देते हैं, लेकिन उसको बनाए रखना ये हमें आदत बनानी पड़ेगी। तो ऐसी आदत मुझे लगता है मैंने बनाई और मैं आगे कुछ कर पाया। अच्छा मुकेश जी, जब आप पढ़ाई के साथ साथ काम करते थे उस समय आपको इतना विश्वास था कि आप अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे या प्रोफेसर बन पाएंगे? क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई के साथ जॉब करने लग जाते हैं ना, जब पैसे आने लग जाता है ना, तो पढ़ाई से ना मन हट जाता है, पढ़ाई ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और लोगों को लगता है कि ठीक है यार अब हम जॉब ही करते हैं। लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते थे, लेकिन उस समय भी आपके मन में यही था कि आपको प्रोफेसर ही बनना है। तो उसके बारे में कुछ बताइए जो मेरे ऑडियंस है उनको। तो देखिए क्या है कि अगर आप टारगेट की तरफ ध्यान देंगे जी तो आप उसको ही अचीव करेंगे। अगर आप पैसे की तरफ ध्यान देंगे तो आप पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे जो दिमाग में था, अगर आप देखो उस टाइम पे मैं 14,000 कमाता था जी। अगर आप पैसे के हिसाब से देखें तो मैं 14,000 कमाता था, लेकिन मेरे दिमाग में था अगर मैं प्रोफेसर बना, एक तो अच्छी जॉब है, बिल्कुल, दूसरा पैसा भी उससे ज़्यादा ही है। अगर मैं असिस्टेंट रहता तो मैं 14,000 कमा रहा होता, अब मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, और एक रिस्पेक्टफुल जॉब भी है, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। अगर आप बाहर जाके मैं किसी को बताता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ श्यामलाल कॉलेज में, तो एक अलग उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, एक रिस्पेक्ट होती है मेरे लिए। आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि आपने इतना अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में हासिल किया हुआ, जो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लाइफ में इतना अच्छे मुकाम पे जा पाते हैं। तो आपके लिए रिस्पेक्ट मेरे तरफ से भी है, जो भी मेरे ऑडियंस देख रही है, मुझे आशा भी है और मुझे विश्वास भी है जितने भी मेरे ऑडियंस देख रहे हैं आपके जीवन से अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे और वो जरूर चाहेंगे कि आज आप यहाँ पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके भी मन में होगा कि वो भी अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करें और वो भी एक दिन यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू दें। अच्छा मुकेश जी, आपके जीवन में कोई रोल मॉडल हो जिसको देखकर आपको लगे कि यार मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे इनके लाइफ बहुत अच्छा लगता है? मैं जब ग्रेजुएशन में था जी, तो मेरे जो टीचर रहे हैं जिन्होंने मेरे को पढ़ाया जी, बीएससी में, उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी प्रोफेसर ही बनना है, क्योंकि वो इस तरीके से पढ़ाते थे। पढ़ाते बहुत अच्छा है सभी जी, बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई के अलावा अपने स्टूडेंट से कैसे बात करनी है और स्टूडेंट का सपोर्ट कैसे करना है उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो मुझे लगता है कुछ टीचर ने बहुत अच्छा मेरे लिए किया और मैं आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। जी, मतलब आपने उनको देखा था, आपको भी मन में लगा कि एक दिन मैं भी ये करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा मुकेश जी, आपके हॉबीज क्या हैं? मेरे हॉबीज़ हैं जैसे कि मैं गाने सुनना बहुत पसंद करता हूँ जी, और आज के टाइम के भी मैं बहुत सुनता हूँ, लेकिन अगर मैं अकेले रास्ते पे जा रहा हूँ कोई आपके फेवरेट सिंगर? हाँ, मेरे कुमार सानू फेवरेट सिंगर हैं, और जब भी मैं किसी सफ़र पे जाता हूँ या ट्रेन में या गाड़ी में तो मैं उनके गाने जरूर सुनता हूँ। जी, कुमार सानू तो सबके फेवरेट हैं। कोई आपके पसंदीदा सॉन्ग जो आप मेरे ऑडियंस को बताना चाहेंगे, कोई जो आपके फेवरेट सॉन्ग है? तो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना कुमार सानू का मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्रिकेट में रुचि है? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ। वैसे तो मैं बचपन में गली क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने कॉलेज की टीचर्स की जो क्रिकेट टीम है उसमें भी मैं हूँ। अच्छा, कोई आपके फेवरेट क्रिकेटर? मेरे जो इंडियन टीम में अगर क्रिकेटर की बात करें जी, तो मेंस में मेरे रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा? हाँ जी, रोहित शर्मा की तो बात ही अलग है, उनका जो बैटिंग का स्किल्स है उनको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। और उन्होंने वनडे में 3 टाइम्स 200 प्लस रन बनाए, 200 प्लस रन किए उन्होंने। साथ में वुमेन्स क्रिकेट भी आजकल बहुत फेमस है और उसमें भी मेरे कुछ फेवरेट क्रिकेटर हैं, जैसे कि राधा यादव जी, जो बहुत अच्छी फील्डर है जी। रिसेंटली जो हमारी इंडियन विमेंस टीम ने उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगे तो आप कहिए। मैं तो उनका पूरा मैच देखा था रात को 12 बजे तक, और मैच के बाद भी पूरा जो सेरेमनी होती है वो भी मैंने देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी और उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा खेले, वो बहुत गजब। वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया और इंडिया का नाम उन्होंने रोशन भी किया। तो जैसे आपने देखा, मुकेश जी ने अपने जीवन के बारे में अपनी जीवनी पूरी बताई और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मुकेश जी से कुछ सीखिए और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाइए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर वो शिद्दत से चाहे, पूरे जान लगाकर चाहे कि उसे कुछ करना है अपने जिंदगी में, कुछ सोचा है उसने और उस पर वो मेहनत करता है, तो एक दिन वो जरूर उसको अचीव करता है। तो अगर आप कोई भी, सबसे पहले तो आप अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ बड़ा सोचिए,
क्योंकि अगर आप 1 करोड़ कमाना सोचेंगे तो कहीं ना कहीं 5-10 लाख कमा लेते हैं। तो हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए, और इंसान वही बनता है जो सोचता है। तो इसलिए आप हमेशा बड़ा सोचें। मैं चाहूंगा कि इंटरव्यू खत्म होने से पहले आप मेरे ऑडियंस को कुछ ऐसी बातें कहें जिसको सुनने के बाद उनको लगे कि नहीं यार मुझे भी करना है, और वो उनको भी एक दिन मौका मिले इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा मोटिवेट रहें, पढ़ाई करें जी, अच्छे से पढ़ाई करें जी, और अपने टारगेट पे ध्यान दें, और उसी डायरेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं जी, और लोगों से बात करके अपने जो कोई भी अपने आस पड़ोस में कुछ लोग जरूर होते हैं जो ये सब चीज़ कर चुके होते हैं, आप उनसे ज़रूर बात करें, कैसे उन्होंने किया, कैसे उन्होंने क्या किया, उनको परेशानी मिली और कैसे उन्होंने इस परेशानी से वो निकले। जी, आप भी वो ट्राई करें, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहें। जी। तो धन्यवाद आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। मैं ऐसे ही अपने चैनल पे जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस अचीव किया हुआ है, अपने लाइफ में उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया हुआ है, मैं ऐसी ही पर्सनैलिटी से आप सभी को मुलाकात करवाता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए मुकेश जी, मैं चाहूंगा सर आप फिर से मेरे चैनल में आइए। बिल्कुल। जी।